हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष टीचिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं राजवीर आपके समक्ष आज एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के साथ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ राजस्थान हिस्ट्री की बातें साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप देख ही रहे हैं थंबनेल के अंदर, रीड थर्ड ग्रेड टीचर राजस्थान हिस्ट्री टॉपिक वाइज सिलेबस। आज हम स्टूडेंट थर्ड ग्रेड के अंदर राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस के अंदर हम ये भी जानेंगे कि राजस्थान इतिहास के कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं आपके थर्ड ग्रेड के अंदर और कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा अच्छे से, इस सेशन के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले राजस्थान इतिहास। और राजस्थान इतिहास का जो आपके सिलेबस है अच्छे से देखिएगा, राजस्थान का इतिहास अच्छे से पूरा डिफाइन करेंगे तीनों पोर्शन लेकर। और तीनों पोर्शन के अंदर अच्छे से देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके टॉपिक है प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान का इतिहास। उसके बाद सेकंड पोर्शन आपका रहेगा मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और तीसरा पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो देखिएगा स्टूडेंट, हम तीनों पोर्शन को लेकर सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से पोर्शन के अंदर कौन से टॉपिक सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो देखिएगा सबसे पहले प्राचीन राजस्थान के इतिहास की बात करूं तो यहां पर स्टूडेंट आपके एक ही टॉपिक है, सभ्यताएं। याद रखना, प्राचीन सभ्यताएं। और इन सभ्यताओं को अगर आप अच्छे से डिवाइड करके पढ़ते हो दो भागों में तो एकदम अच्छे से समझ में आएगी और प्लस हमें एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे से हम समझ पाएंगे कि कौन सी सभ्यता किस श्रेणी में है। यहाँ पर आपको दो रूप से सभ्यताएं पढ़नी है, एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल, ताम्रयुगीन सभ्यता, और एक लोहयुगीन सभ्यता। लोहयुगीन सभ्यता। बस आपके प्राचीन के अंदर ये एक ही टॉपिक है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद मैं बात करूं मध्यकालीन की, तो मध्यकालीन में अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, मध्यकालीन और प्राचीन के पोर्शन में भी ऐड होगा। मध्यकालीन के अंदर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपका एक ही टॉपिक है और उसमें भी अच्छे से याद रखिएगा, आपके शब्द दे रखा है प्रमुख राजवंश। याद रखिएगा, प्रमुख राजवंश। तो प्रमुख राजवंशों के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके जो प्रमुख राजवंश की मैं बात करूं तो आपके प्रमुख राजवंश हो जाएगा चौहान राजवंश। उसके बाद आप गुहिल राजवंश ले लीजिए या फिर इसके साथ ही गुर्जर प्रतिहार ले लीजिए। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बाद परमार के राजा और उसके बाद गुहिल। गुहिल के बाद आपके सिलेबस में राठौड़ और कच्छावा। ओके, और यहां पर आप चाहो तो भाटी राजवंश के 2.5 शाखे भी आप अच्छे से याद रख सकते हो और भाटियों की एक राजधानियों को अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, तो ये आपका सिलेबस हो गया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा और सिलेबस डिस्कस के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राजवंशों के अंदर कौन सी प्रमुख रूप से शाखाएं पढ़नी है और कौन सी शाखा में किन किन राजाओं को महत्व देना है। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एग्जाम की दृष्टि से आपका सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास में देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मोटा मोटी तौर पर अंग्रेजों की स्थिति पढ़ लेनी है। अंग्रेजों की स्थिति, अंग्रेजों की राजपूताना में स्थिति, उसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, उसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के बाद इसी का एक सब टॉपिक हो जाएगा आपका जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, याद रखिएगा। और इसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट प्रजामंडल, प्रजामंडल, और प्रजामंडल के बाद आप याद रखोगे राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण। ये मोटा मोटी तौर पर आपके मॉडर्न के अंदर है, और इसके अलावा मॉडर्न के कुछ हिडन टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर अप करने हैं, जिसके अंदर आपके सिलेबस की बात करूं तो एक पॉइंट दे रखा है राजनीतिक जागरूकता। अब राजनीतिक जागरूकता में है क्या, अच्छे से देख लीजिएगा। राजनीतिक जागरूकता व जन चेतना। ओके, तो देखिएगा अच्छे से, राजनीतिक जागरूकता और जन चेतना के अंदर आपका कौन सा पोर्शन आता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता और जन चेतना की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्रजामंडल। ओके, प्रजामंडल के दौरान यहाँ पर आपकी राजनीतिक चेतना और याद रखना जन जागरूकता के लिए राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई। ओके, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। ओके, उसके बाद आपको प्रमुख समाचार पत्र भी अच्छे से याद रखना है, प्रमुख समाचार पत्र। ओके, और इसके अलावा याद रखिएगा स्टूडेंट, बात करूं तो 1857 की क्रांति से लेकर राजस्थान के एकीकरण तक प्रमुख व्यक्तित्व जो हुए वो प्रमुख व्यक्तित्व भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये मोटा मोटी तौर पर आपके थर्ड ग्रेड का राजस्थान इतिहास का सिलेबस है। तो पहले हमने अच्छे से ये जान लिया कि राजस्थान के इतिहास के तीनों पोर्शन के अंदर आपके प्राचीन में क्या है, मध्यकालीन में क्या है और आधुनिक के अंदर क्या है। स्टूडेंट देखो, एक सटीक रणनीति और एक सटीक तैयारी अगर हमारी हो और हमें सिलेबस अगर अच्छे से पता हो तो हम तैयारी और हमारी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, हम अच्छे से हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एक सटीक वे बना सकते हैं। और सटीक वे के अंदर एक सिलेबस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो देखिएगा अच्छे से, ये तीनों पोर्शन की मैंने बात कर ली। अब मैं राजस्थान इतिहास की क्वेश्चन की बात करता हूं एग्जाम के अंदर कि आपके कितने क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के बनते हैं। तो मैक्सिमम की मैं बात करूं स्टूडेंट, मैक्सिमम याद रखिएगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके राजस्थान इतिहास के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 8 से 9 क्वेश्चन रह सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम में तो देखो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको तो पोर्शन तीनों अच्छे से माइंड अप रखने हैं। 5-6 पूछे, 4-5 पूछे तो भी हमारा एक भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम क्वेश्चन की जो संख्या रहने वाली है वो 8 से 9 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं तीनों पोर्शन की कि तीनों पोर्शन में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पोर्शन कौन सा है और कहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं, और पिछले वाले विगत पेपरों के अनुसार भी देखेंगे। तो देखिएगा, प्राचीन राजस्थान की मैं बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है, याद रखिएगा एक ही टॉपिक है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा एक
या मैक्सिमम में बात करूं तो 2 क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्राचीन राजस्थान के इतिहास से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिएगा स्टूडेंट, सिर्फ एक टॉपिक है, प्राचीन सभ्यताएं। तो स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि हर विद्यार्थी इस टॉपिक को एक बार तगड़े तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ ले। सभ्यताएं जो है, ताम्रयुगीन सभ्यताएं पढ़ ले, अच्छे से लोहा युगीन सभ्यताएं पढ़ ले। और सभ्यताओं को अच्छे से सटीक तरीके से पढ़ने के लिए आप सभ्यताओं के सब पॉइंट बना दो। जैसे कालीबंगा बहुत बड़ी सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर आप उसके सब पॉइंट बना दो ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो। जैसे कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता के क्या क्या प्रमाण है, क्या यहाँ की विशेषताएं थी जिसकी वजह से कालीबंगा को नगरीय सभ्यता कहा गया। उसके बाद कृषि से संबंधित ले लो, उसके बाद सामाजिक परिवेश ले लो, उसके बाद समाधान से रिलेटेड ले लो, और उसके बाद कुछ ऐसे विशिष्ट प्रमाण जो कालीबंगा को एक विशेष ख्याति प्रदान करता है। ओके, तो इस बेस पर आप एक बार विस्तृत रूप से इन सभी सभ्यताओं का अध्ययन करते हो और एग्जाम के 5 या 6 दिन पहले वापस अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और बीच में टेस्ट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो, तो स्टूडेंट मेरा मानना है कि आप एक कम समय के अंदर 9 में से 2 नंबर अच्छे से ज्ञान कर सकते हो। ये एक रणनीति है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ टॉपिक एक ही है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ताम्रयुगीन लोहा युगीन सभ्यता प्लस प्राचीन राजस्थान के इतिहास से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा पोर्शन जो रहने वाला है वो मध्यकालीन का रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन का रहने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें राजवंशों को पढ़ना पड़ता है। राजवंशों के अंदर प्रमुख शाखाएं पढ़नी पड़ती है और हर एक शाखा के अंदर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजाओं को कवर अप करना पड़ता है। ओके, तो देखिएगा अच्छे से मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में अब मैं विस्तृत रूप से अगर बात करूं तो प्रमुख राजवंश के अंदर चौहान राजवंश की मैं बात करूं तो देखिएगा अच्छे से मिडाइवल का पोर्शन यहाँ पर हम फुल्ली एक्सप्लेन कर लेते हैं। मध्यकालीन के अंदर आपको कौन से पोर्शन में किस राजा को प्रायोरिटी देनी है। मध्यकालीन प्रमुख राजवंश के राजा, प्रमुख राजवंश के राजा। ओके, अब स्टूडेंट देखिएगा अच्छे से, अगर आप चौहान राजवंश पढ़ते हो स्टूडेंट, तो चौहान राजवंश के अंदर आपको कौन सी शाखाएं पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सांबर के चौहान, सांबर के प्रमुख चौहान, प्रमुख राजा। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ने हैं अजमेर के चौहान। अब अजमेर के चौहानों में कौन से राजा पढ़ने हैं वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। अजमेर के चौहानों में, अब अजमेर के चौहानों में स्टूडेंट आपको एक तो अजय राज चौहान, इनको अच्छे से जान लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अर्णोराज चौहान को भी आप अच्छे से पढ़ोगे, अर्णोराज चौहान। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सीधा बिसलदेव चौहान को लोगे, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये आपके पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये एग्जाम की दृष्टि से मेरा मानना है कि अगर आप इन 4 राजाओं को अजमेर के चौहानों में कवर अप करते हो तो लगभग आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं रणथंबोर के चौहानों की बात करूं तो रणथंबोर के चौहानों में सिर्फ आपको एक संस्थापक याद रखना है, चौहान संस्थापक, जिसमें मैं बोलूंगा गोविंदराज चौहान, और गोविंदराज चौहान के बाद
रणथंभौर के चौहानों के अंदर आपको अच्छे से जानना है, याद रखना हमीरदेव चौहान, इनका तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा हमीरदेव चौहान, ये रणथंभौर के चौहान हो गए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जालोर के चौहान, और जालोर के चौहानों के अंदर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, एक तो वही संस्थापक के अंदर याद रखिएगा कीर्तिपाल चौहान, इसके अलावा उदय सिंह सोनग्रा को ले लो, उदय सिंह सोनग्रा, और इसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा उदय सिंह सोनग्रा के बाद आपके अगले जो राजा होंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण राजा है, कानड़देव सोनग्रा, याद रखिएगा। तो ये तीन जालोर के चौहानों में आपको तीन राजा अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया है सिर्फ चौहान राजवंशों को, कि चौहान राजवंशों में ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा रणनीति कहती है कि चौहान राजवंश की जानकारी देने वाले ग्रंथों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ग्रंथ, और साथ ही साथ में लेखक, उसकी रचना किसने की। और इसके अलावा चौहान राजवंश की शाखाएं, याद रखना शाखाएं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इनमें जो, जैसे मैं बात करूं, देवड़ा शाखा, ओके, हाड़ा शाखा और सोनग्रा शाखा। सोनग्रा तो मैंने जालोरों के ले लिए हैं, याद रखिएगा। इनके देवड़ा और हाड़ा जो हुए, इनके आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल लो, ओके, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल लो तो बिल्कुल आप अच्छे से चौहान राजवंशों को पूरा एक शॉर्ट समय के अंदर कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, अजमेर के यानी 4, 5, 6 और 3, 8, यानी आप अच्छे से चौहानों के अंदर 7 से 8 राजाओं को पढ़ लेते हो बड़े मोटा मोटी तौर पर, तो बिल्कुल आप एग्जाम के अंदर काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये हमारे मध्यकालीन के अंदर चौहान राजवंश से रिलेटेड जानकारी हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक थंबनेल आप देख ही रहे हैं, इस थंबनेल के अंदर रीट के लिए प्री प्लस मेंस के लिए शिक्षक बैच से रिलेटेड जानकारी है। प्रयासों को दे सफलता की उड़ान उत्कर्ष ऐप के साथ रीट प्री प्लस मेन शिक्षक बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लेवल 1, लेवल 2 SST और लेवल 2 साइंस का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स आगामी जो 3rd ग्रेड और रीट का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए जो मेहनत कर रहे, तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और 4 चांद लगाने और सफलता की तरफ बढ़ने के लिए एक और सीढ़ी अगर आप चढ़ना चाहते हो, तो मार्गदर्शन के रूप में और एक अच्छे वे के रूप में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच रहेगा, तो अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट। अब मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर मैं बात करूंगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंदर आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंदर मंडोर के अंदर आपको अच्छे से याद रखना, हरिश्चंद्र जो संस्थापक हुए और रज्जिल और इसके अलावा बाउक और कक्कुक, ओके। और इसके अलावा याद रखिएगा स्टूडेंट, आप पढ़ो तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसके अलावा जालोर और कनौज, जालोर, उज्जैन और कनौज के गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं में अगर आप पढ़ते हो तो याद रखिएगा, इसमें आपको पढ़ना है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज,
इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, और मिहिर भोज, रामभद्र भी ले सकते हो, एक लाइन है इनकी, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल, महिपाल प्रथम, राज्यपाल, और मोटा मोटी तौर पर यशपाल। ओके, ये राजा, और ये भी अगर आप अच्छे से देखते हो तो कि सर आपने तो जितने राजा थे गुर्जर प्रतिहारों के उनमें सब लिख दिए। नो, ये जो राजा है याद रखना, हरिश्चंद्र, रज्जिल, बाहुक और ककुक, इनके सिर्फ फैक्ट जो है याद रखना 2 से 3 फैक्ट है, और 2 से 3 फैक्ट से ही आपका क्वेश्चंस कवर अप हो जाता है। ऐसे नहीं कि हमारे दूसरे जैसे गुहिल वंश की राणा शाखा की मैं बात करूं तो वहां पर एक राजा से रिलेटेड काफी बड़े फैक्ट्स मिलते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पर सेलेक्टिव पॉइंट है आपके। तो हरिश्चंद्र, रज्जिल, बाहुक और ककुक से रिलेटेड जो भी 3-4 फैक्ट बनते हैं इनको अच्छे से याद रखना है। यानी ये समझ लो कि ये राजा 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं, तो इनके लिए आपकी एक रणनीति अच्छे से होनी चाहिए। जालोर, उज्जैन और कनौज के जो गुर्जर प्रतिहार है, इसमें ये जो राजा है बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण राजा है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको अच्छे से कवर अप करना है। ओके, इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों में और क्या पढ़ना है, तो गुर्जर प्रतिहारों के अंदर एक तो याद रखना, इनसे रिलेटेड गुर्जर प्रतिहार राजवंश से रिलेटेड शिलालेख और ग्वालियर प्रशस्ति आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शिलालेख और ग्वालियर प्रशस्ति, जिसके अंदर शिलालेख के अंदर मैं बात करूं तो ऐहोल शिलालेख, ऐहोल, घटियाला, घटियाला, ओके, बुचकला, ओके, और प्रशस्ति में मैं बात करूं तो ग्वालियर प्रशस्ति। ओके, इनकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। और इसके अलावा संबंधित ग्रंथ की मैं बात करूं तो संबंधित ग्रंथ के अंदर आपको उदोतन सूरी अच्छे से पता होना चाहिए। उदोतन सूरी, जिनसेन सूरी, जिनसेन सूरी, और महेंद्रपाल प्रथम के विद्वान राजशेखर, इनके आपको ग्रंथ अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा इनके ग्रंथ। ओके, तो ये सिलेबस आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण हो गया गुर्जर प्रतिहार राजवंश से रिलेटेड। ओके, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इसका। चलिए नेक्स्ट आगे की मैं बात करूं तो अगला जो राजवंश आएगा स्टूडेंट, प्रमुख राजवंशों की मैं बात करूंगा। तो उसके अंदर प्रमुख राजवंश के अंदर आप क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा आगे गुहिल वंश। अब गुहिल वंश के अंदर याद रखिएगा, मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से जो प्रमुख है वो बताऊंगा। गुहिल वंश की सबसे पहले आप गुहादित्य की जानकारी अच्छे से रखोगे, गुहादित्य की। उसके बाद बप्पा रावल की जानकारी अच्छे से रखोगे, बप्पा रावल। ओके, और उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, बप्पा रावल के बाद आप अलट ले लोगे, और अलट के बाद आप रावल शाखा लोगे, और रावल शाखा के अंदर आप मात्र 3 राजा ही पढ़ोगे। एक रावल जैत्र सिंह, रावल जैत्र सिंह, इनके पुत्र रावल तेज सिंह, तेज सिंह आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और रावल समर सिंह, सॉरी समर सिंह भी ले लो, और इनके पुत्र रतन सिंह भी ले लो, रावल रतन सिंह। ये आपको गुहिल वंश के अंदर और रावल शाखा के अंदर अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राणा शाखा, जिसमें आप सिसोदिया शाखा भी याद रखोगे, इसी का नाम सिसोदिया शाखा। ओके, तो राणा शाखा सिसोदिया शाखा से रिलेटेड याद रखिएगा स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप अच्छे से याद रखोगे राणा हमीर, राणा हमीर। ओके, इसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट राणा लाखा को भी आप मोटा मोटी तौर पर पढ़ सकते हो, राणा लाखा। और एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपके राजा हो जाएंगे राणा
कुंभा, राणा सांगा, राणा सांगा और राणा उदय सिंह, उदय सिंह द्वितीय और प्रताप, महाराणा प्रताप। ओके, और उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, अमर सिंह को भी आप ले लोगे मेवाड़ मुगल संधि की दृष्टि से, और राज सिंह। ये देखिए अभी भी मैं बता रहा हूं, मैं सिलेबस और रणनीति की बात कर रहा हूं। इनके अलावा जो राजा है उनके इक्के दुक्के जो पॉइंट है वो तो आपको याद होने ही चाहिए। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि गुहिल वंश में ये राजा आपके मतलब ईंट के इक्के की तरह होने चाहिए। कई बार मतलब सवाल इन्हीं से बनता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो याद रखिएगा राठौड़ राजवंश की। तो राठौड़ राजवंश के अंदर, राठौड़ राजवंश के अंदर अब प्रमुख रूप से मैं दो शाखाओं की बात करूंगा, एक मारवाड़ और एक बीकानेर। ओके, मारवाड़ और बीकानेर के अंदर आप किन किन को पढ़ सकते हो जहां से आपका एग्जाम सीधा कवर अप हो सके। सबसे पहले आप लोगे राव सिंहा संस्थापक, यानी सामान्य जानकारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। राव सिंहा के बाद राव जोधा लोगे, राव चूड़ा भी लोगे, पहले राव चूड़ा, राव चूड़ा के बाद आप राव जोधा लोगे, राव जोधा के बाद सीधा आप मालदेव राठौड़ लोगे, मालदेव राठौड़। ओके, उसके बाद जसवंत सिंह राठौड़ लोगे, जसवंत सिंह राठौड़, और इसके बाद आप जसवंत सिंह राठौड़ के बाद अजीत सिंह, अजीत सिंह, और अजीत सिंह के बाद आप सीधा विजय सिंह। अभय सिंह के भी हुरडा सम्मेलन और खेजड़ली घटना से रिलेटेड आप पॉइंट माइंड अप रख सकते हो। उसके बाद बीकानेर की मैं बात करूं तो बीकानेर के अंदर सेलेक्टिव राव बीका, सबसे पहले राव बीका। ओके, राव बीका के बाद आप सीधा राव लूणकरण, लूणकरण, कल्याणमल व राय सिंह, कल्याणमल, राय सिंह। कल्याणमल के 1 से 2 फैक्ट है, अच्छे से याद रख सकते हो। राय सिंह को आप याद रखना अच्छे से। ओके, इसके अलावा कर्ण सिंह, अनूप सिंह आपके आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएंगे, अनूप सिंह। और इसके बाद आपको सीधा अंग्रेजों से संधि करने वाले सूरत सिंह के 1-2 फैक्ट, और उसके बाद गंगा सिंह। गंगा सिंह के भी पॉइंट आपको एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद होने चाहिए। यानी ये सेलेक्टिव राजा है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली, अच्छे से ध्यान रखना, राठौड़ों की। और यहीं पर मैं ले रहा हूँ कछावा राजवंश। ओके, बस आपको मैं प्रमुख राजवंशों में भी प्रमुख राजवंश के जो राजा हुए वो आपके सामने मैं बता रहा हूं कि जहां से आपके एक सेलेक्टिव टाइम के अंदर आप इनको तैयार करके एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चन बनने के जो चांसेस रहते हैं, और आप इनको एक सेलेक्टिव टाइम में कवर अप करके क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकते हो। तो देखिएगा कछावा राजवंश के अंदर नंबर फर्स्ट सबसे पहले वही दुल्हे राय, दुल्हे राय। ओके, दुल्हे राय के बाद आप पृथ्वीराज कछावा को लोगे, पृथ्वीराज कछावा। ओके, एक इनके 3-3, 4-4 फैक्ट है स्टूडेंट, याद रखना। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारमल, उसके बाद मान सिंह, सबसे महत्वपूर्ण मान सिंह है, ध्यान रखिएगा। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। ओके, और इसके अलावा सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय, और प्रताप सिंह। ओके, ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके
प्रमुख राजवंश के सेलेक्टिव राजा, है ना। तो एग्जाम की दृष्टि से ये आपके एकदम अच्छे से कवर अप होने चाहिए। मैंने एक एक करके आपके सामने अच्छे से डिफाइन कर दिया मध्यकालीन के अंदर। अब मैं बात करूं मध्यकालीन के अंदर आपके स्टूडेंट कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो टाइम आपको हद से भी ज्यादा लगेगा, ध्यान रखिएगा, पर ध्यान रखना टाइम ज़्यादा लगेगा, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, पर ध्यान रखना एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन की जो प्रायोरिटी रहेगी 2 और खींच के 3। ओके, अब तो देख लीजिए 3 यहाँ से पूछ लिए, 1 यहाँ से पूछ लिया, 4, यानी सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक रहने वाला है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 5 या 4 क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो ध्यान रखिएगा, अब आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसके अंदर ये महत्वपूर्ण है। आपके आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर तो हर एक पॉइंट अच्छे से कवर अप होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। सिलेबस से रिलेटेड मैं बात बता देता हूं। अंग्रेजों की स्थिति में आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो राजपूताना की रियासतों के साथ जो अंग्रेजों द्वारा संधियां की गई वो आपको जानकारी होनी चाहिए, राजपूताना रेजिडेंसी से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोह आप पढ़ लीजिए। नशीराबाद हुआ, नीमच हुआ, एरिनपुरा हुआ, आउआ हुआ और कोटा हुआ। इसके अलावा अन्य विद्रोह के अंदर आप भरतपुर, टोंक विद्रोह, धौलपुर विद्रोह, यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप कवर अप कर सकते हो। किसान आंदोलन के अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन को अन्य किसान आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत कहा गया। तो इसका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा बेगू हुआ, बरड़ हुआ, बरड़ की डाबी घटना हुई, अलवर का निमुचना मेव हुआ, शेखावटी की घटनाएं हुई, दूधवा खारा हुआ। ये आंदोलन आपको अच्छे से कवर अप करना है। ओके, प्रजामंडलों की आपको अच्छे से सीरीज याद होनी चाहिए। अभी भी बताऊंगा स्टूडेंट, एग्जामिनर मेरिट बेस्ड क्वेश्चन जो बनाता है वो पोर्शन आपका रहता है प्रजामंडल, याद रखिएगा। और प्रजामंडल में ही आप कवर अप करते हो राजनीतिक संस्थाओं को, ध्यान रखिएगा इस बात को। और राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व भी आपके हैं, तो याद रखिएगा। प्रमुख व्यक्तित्व की मैं अगर बात करूं तो प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर आप अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारट, जवाहर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, बाल मुकुंद बिस्सा, इनको आप अच्छे से, विजय सिंह पथिक, इनको आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। आपका क्वेश्चन 100% आपके कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं में मैं बात करूं स्टूडेंट, तो राजनीतिक संस्थाओं के अंदर आप बिल्कुल राजपूताना मध्य भारत सभा हुआ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन हुए, इसके अलावा नागरी प्रचारिणी सभा हुआ, मारवाड़ हितकारिणी सभा हुआ, राजस्थान सेवा संघ हुआ। ये अच्छे से आपको राजनीतिक संस्थाएं भी अच्छे से कवर अप करनी है, किस रियासत से संबंधित है, इनकी स्थापना कब हुई, इनका अधिवेशन, और इन संस्थाओं से रिलेटेड जो समाचार पत्र जो जारी होते थे वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये हमने सिलेबस डिस्कस किया आपके 3rd ग्रेड के हिसाब से, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो एक सिलेबस की हमारे पास संपूर्ण जानकारी हो और हमें ये पता रहे कि राजस्थान इतिहास के 3rd ग्रेड के अंदर कितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, मिनिमम तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो 4 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। मैक्सिमम को लेकर हम पकड़े तो 8 से 9 क्वेश्चन या फिर 7 से 8 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। फिर अब उन 7 से 8 क्वेश्चन को याद रखिएगा अच्छे से पोर्शन के अनुसार कैसे कवर अप करना है, इस बात को ध्यान रखें। और इन राजाओं को पढ़ने के साथ साथ आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे से करें स्टूडेंट, ताकि हम हर चीज को एग्जाम में उन क्वेश्चंसों तक पहुंच सके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा एग्जाम की मेरिट को फेस करते हैं। वो क्वेश्चन अगर हम कवर अप कर ले तो निश्चित ही सफलता हमारे लिए आसान हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये सेशन था
थर्ड ग्रेड के स्टूडेंटों के लिए सिलेबस को लेकर, राजस्थान इतिहास को लेकर जो मैंने आपके साथ साझा किया, तो अपनी रणनीति के अंदर इस सिलेबस को भी इंक्लूड करें और जो जो पोर्शन और जिन राजाओं के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है उनको थोड़ा महत्व ज़्यादा दे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें। तो जुड़े रहे उत्कर्ष के साथ, अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।